हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा कि अनुच्छेद कितने होते हैं, मूलतः अनुच्छेद कितने हैं। तो हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। मूलतः कितने अनुच्छेद है, तो 395। कुल कितने अनुच्छेद है, तो 470 लगभग। 470 कैसे होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सभी का कुछ कुछ पार्ट आ जाता है। जैसे 19 का ई सी डी अलग अलग है, जिसका पार्ट आता है उसे बढ़कर क्या हो गया है, 470 हो गया। ये भी लगभग में है। तो चलिए हम 395 को तो नहीं, बल्कि जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसे हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा, माने भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि नए राज्य का निर्माण कैसे करेंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। सीमा में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, नए राज्य का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में क्या है, जिस समय संविधान लागू हो रहा था, मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था, उस समय कहा गया कि नागरिकता किसको किसको दिया जाएगा, कैसे व्यक्ति को दिया जाएगा, इससे संबंधित है। मतलब कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, सिटीजनशिप। फिर है 5, 6 और 7। अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है, पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देना एवं भारत से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देना, उससे बाधित करना। 6 में लिखा हुआ है यहाँ से जाने वाले व्यक्ति के बारे में, 7 में वहां से आने वाले व्यक्ति के बारे में। ठीक है। मतलब कि भारत पाकिस्तान से संबंधित नागरिकता हम याद रखेंगे। 6-7 को क्या, भारत और पाकिस्तान से संबंधित नागरिकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि संसद जो कानून बनाएंगे कि नागरिकता के बारे में, जो भी सिटीजनशिप के बारे में कानून बनाते हैं, वह सभी पर लागू होगा, वो बदलाव कर सकते हैं। कौन, संसद नागरिकता के बारे में रूल नियम बदल सकते हैं। अभी देखे थे एनआरसी से आया था, तो संसद के द्वारा बदलाव किया गया था। अब देखते हैं कि कुछ यहाँ तक नागरिकता था, हम भाग में पढ़े थे कि 1 से लेकर के 4 तक क्या था, राज्यों का संघ। 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता था। अब यहाँ से चलेगा 12 से लेकर 36 तक अधिकार आएंगे। तो अधिकार को अलग अलग बांट दिया गया ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बांटा है। समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18, मतलब 14, 15, 16, 17, 18 क्या होगा, समानता। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा, 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, मैंने कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध हमें अधिकार है, क्या, अपने बात को न्यायालय में रखने का। इसमें 23, 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25, 26, 27, 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29, 30। और फिर एक संवैधानिक उपचार है, जिसे अनुच्छेद 32 में जाना जाता है। संवैधानिक उपचार मतलब संविधान के ट्रीटमेंट करने का अधिकार है। मतलब संविधान में जो भी गलती हो रहा है उसको सभी लोग को बोलने का हक है कि कैसे सुधरेगा। ठीक है। चलिए तो हम एक एक कर देखते हैं। इसे हम एक पार्ट में पढ़ लिए ताकि हमें सोचने एवं याद करने में सुविधा हो। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या था, समानता वाला। तो क्या है,
विधि के समक्ष समानता, मतलब कि सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म जाति रंग के आधार पर, धर्म जाति रंग काला गोरा इस सब के आधार पर किसी को हम बाधित नहीं कर सकते हैं कि उसको ये नियम नहीं मिलेगा, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, इस सब से बाधित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में, मतलब कि जो भी सरकार द्वारा नौकरियां दिया जाता है उसमें के विषय में, उसमें सभी लोग को समान अधिकार है, सभी को लोक नियोजन में समान अधिकार है। फिर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। एक तो यहाँ पर छूट गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत, मतलब जो पहले छुआछूत था, अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता अंत, मतलब कि कोई व्यक्ति छुआछूत मानता है तो इसको अंत करने के लिए सरकार इसको अधिकार दे दिया है कि ऐसा कोई नहीं है कि इससे इसके साथ नहीं बैठ सकता है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं बन सकता है। सभी व्यक्तियों को छुआछूत को हटाने के लिए इससे संबंधित अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 19 में क्या था, 19 से 22 तक स्वतंत्रता है। तो क्या क्या है, 19 में अलग अलग पार्ट है। 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता, सभी लोग को बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के बी में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब कि कहीं भी हम मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। 19 के सी में समिति बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी समिति बना सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है, जितने भी हैं इसी से अंतर आता है। 19 के सी में समिति बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं। 19 के डी में घूमने का स्वतंत्र, हम भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति को जाने के लिए रोका नहीं जा सकता है। 19 के ई में रहने की स्वतंत्रता, भारत के कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के वहां अपना घर बना करके रह सकता है, इसे लिखा गया 19 के ई में। 19 के एफ में अपना जीवन चलाने के लिए आप व्यापार करें या कोई आजीविका चला सकते हैं, कोई पढ़ा सकता है, कोई व्यापार खोल सकता है, कोई दुकान खोल सकता है, ये उसका अधिकार है, कोई इसमें रोक नहीं सकता है। किसमें, 19 के एफ में। ये 19 का ई है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर अब उसमें भी लागू होगा। 19 की क्या था, रहने के लिए जम्मू कश्मीर अधिकार नहीं था, पर अब जाके रह सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 20 में है अपराधी को दोषी संबंधी संरक्षण, मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी अपराधी है तो उससे बहुत सारा संरक्षण मिला है, कि वो अपना कारण पूछ सकता है किस लिए अरेस्ट किया गया, वो अपना ये पूछ सकता है कि हमें किस जुर्म में अति किया गया है, उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। इससे संबंधित कुछ नियम है, सभी व्यक्ति वो पूछने के लिए स्वतंत्र है कि हमको क्यों पकड़ा गया। ऐसा नहीं कि वह पूछ देगा कि तुम अपराधी को नहीं पूछ सकता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, मतलब कि अनुच्छेद 23 में लिखा है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसे काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, किसी भी व्यक्ति को काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, लिखा है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है क्या, 14 से कम उम्र के बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध, माने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी तरह से खतरे के काम में नहीं ले सकते, या उसको मन भी होगा तभी भी नहीं ले सकते हैं, कोई भी लेता है तो इस पे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 धर्म अपनाना, अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अपने मन से जो मन हो वो धर्म अपना सकता है, कोई भी मुस्लिम मानकर हिंदू धर्म अपना सकता है, कोई भी हिंदू मुस्लिम ईसाई जितने भी धर्म है वो अपना सकता है, कोई धर्म नहीं भी मान सकता है, इसका क्या है, स्वतंत्रता है,
कि हम कोई धर्म नहीं मानते हैं। भारत को धर्म निरपेक्ष कहा गया है, भारत सभी धर्म को बराबर मानता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 बाध्य नहीं करने के लिए, माने कि धर्म कोई मान रहा है तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं मानना है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, धर्म के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसमें? अनुच्छेद 27 में। धर्म के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है कि वह वो क्यों धर्म मान रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी को धर्म को मान सकता है, इसमें किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। मतलब कि सरकार किसी को जबरदस्ती ये नहीं कर सकता है कि आपको ये शिक्षा लेना ही है। उसको अधिकार है कि हमको मन होगा तो लेंगे, ये तो अधिकार ऊपर दे हैं क्या है। तो धार्मिक शिक्षा स्कूल में, सरकारी विद्यालय में नहीं दिया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति लेना चाहता है वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहता है वो नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 29 किसी अल्पसंख्यक को भाषा, संस्कृति, लिपि के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरा भाषा बोलता है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि हम इस भाषा के आदमी को नहीं ले सकते हैं, उसके संस्कृति को हम नहीं मानेंगे, उसके लिपि को हम नहीं मानेंगे, इस आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कोई भी अपन शिक्षा संस्थान चला सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षण संस्थान को चला सकता है। मान लेते हैं कि कोई आदिवासी है, वो अपनी लिपि को बचाना चाहता है तो आदिवासी शिक्षण संस्थान चला सकता है, इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता है। किसी भी तरह के पुरानी लिपियां हैं, देवनागरी लिपि, वर्तमान रोमन लिपि, कैथी लिपि, तो यदि कोई चाहता है कि कैथी लिपि को चलाए तो चला सकता है। गुरुमुखी लिपि भी कोई चाहेगा तो चला सकता है। किस? अनुच्छेद 30 के चलते। फिर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता। यदि कोई अधिकारी गलत करता है तो उसको उपचार करने के लिए आपका स्वतंत्र है, आप उसके कंप्लेन कर सकते हैं। कोई आपका बात नहीं मान रहा तो उसे भी कंप्लेन कर सकते हैं। कोई अपना पद, वो पद पे कुछ है और वो पद से ज्यादा काम कर रहा है तो उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। यह क्या लिखा है? संवैधानिक उपचार में लिखा हुआ है। इसमें रीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 रीट होते हैं, परमार, संवैधानिक रीट, सब बहुत सारे होते हैं। चलिए इसे हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है? कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। अनुच्छेद 39 के ग में लिखा हुआ है धन का समान वितरण। क्या लिखा है? धन का समान वितरण, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को बराबर वेतन दे सकते हैं। समान काम का समान वेतन, इसी में आता है समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। क्या आएगा? 39 के ग में। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति को एक ही काम पे रखे हुए हैं, अलग अलग पेमेंट नहीं दिया जा सकता है। समान कार्य का समान पेमेंट 39 के ग में, जो कि धन के समान वितरण पे है। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत का गठन करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि भाग पढ़े हैं 4 में। अनुच्छेद 44 में लिखा कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। फिर है अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। एवं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब कि जो सरकार में कार्यपालिका का काम है एवं न्यायपालिका का, दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, ये अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार हम अनुच्छेद 50 तक देखें और हम इसके आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 51 के क, हम 4 के क में पढ़े थे मौलिक कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य। तो मूल्य कर्तव्य को देखिए 51 के क लिखा गया है, बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। सबसे पहले इसमें मूल्य कर्तव्य 10 थे, मौलिक कर्तव्य कितना थे? 10, पर 86वां संशोधन में एक जोड़ दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है। कितना हो गया? 11। पूछा जाएगा मूल्य कर्तव्य कितना है? 11 है। किस अनुच्छेद में? तो 51 के क में।
तो 11 को मूल्य कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं, यह राष्ट्रपति के बारे में है। एक लाइन से हम याद कर लेंगे। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, माने भारत का एक राष्ट्रपति के बारे में, पद के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगा? राष्ट्रपति में होगा। संघ के कार्यपालिका की शक्ति, जो भी कार्य होता है वो शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि उनका चुनाव होगा। 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली से होगा, किस सिस्टम से होगा, कैसे होगा, इसका एक नियम है, किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है 55 में। 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होगा, क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में लिखा हुआ है। 57 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि बीच में किसी कारणवश हटाए जाते हैं तो पुनः निर्वाचन कैसे होगा, पुनः चुनाव कैसे होगा। निर्वाचन माने चुनाव होता है, चुनाव। पहले तो कि 54 में चुनाव लिखा हुआ था, चुनाव, पुनः चुनाव, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति को हटाया जाता है या मृत्यु हो जाता है तो क्या होगा, पुनः चुनाव के बारे में क्या 57 में। 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए योग्यता वह भारत देश का ही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन उनका उम्र 35 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन वह किसी न किसी सदन के ही होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा के होना चाहिए। यह भी कंडीशन है, वह किसी लाभप्रद पर नहीं होना चाहिए। 59 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के शर्त किस किस कंडीशन के तहत आएगा। कंडीशन यह एबिलिटी है, यह है क्या? एबिलिटी, योग्यता, यह है कंडीशन। फिर 60 में क्या है? राष्ट्रपति का ओथ, शपथ, प्रतिज्ञान, ओथ, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद राष्ट्रपति बनकर क्या करेंगे, वो ओथ लिया जाता है, सबसे पहले बनते हैं। फिर है 61, राष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो उनके लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग हटाने के लिए यदि लोकसभा और राज्यसभा चाहता है कि राष्ट्रपति ये नहीं रहे, उन्हें किसी भी कारण से हटाया जाए तो क्या करना पड़ता है? महाभियोग लगाया पड़ता है। उन्हें राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि लोग महाभियोग लगा रहे हैं। तो इतना क्या है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या है? 52 से लेकर के 61 तक, जो कि राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्या योग्यता होगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर है 63 या उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए 63 में लिखा हुआ है भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। इसमें जैसे पद था राष्ट्रपति का 52 में, 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। इसमें उपराष्ट्रपति होंगे तो राज्यसभा के सभापति होंगे। 64 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। 65 में लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति नहीं हो तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति सारे कार्य को करेंगे। क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह 65 में लिखा हुआ। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, तो 5 वर्ष के। किस में लिखा हुआ है? 67 में। 68 में लिखा हुआ है रिक्त रहने पर निर्वाचन कैसे करेंगे, कब करेंगे, इससे संबंधित लिखा हुआ है कि मान ले कि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश हटाए जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उनका निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है 66 में नहीं रहने पर निर्वाचन, जैसे मान लेते हैं कि समय समाप्त हो गया तो निर्वाचन कैसे होगा, और बीच में ही हट गए तो कैसे होगा। 69 में लिखा हुआ है शपथ, ओथ,
देखते हैं यहाँ पर 60 में ओथ लिखा हुआ था राष्ट्रपति का, 69 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का, 71 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विवाद हो या कुछ ऐसा मामला हो उसके विषय के बारे में क्या लिखा हुआ है 71 में। 72 में दिया हुआ क्या, क्षमादान। राष्ट्रपति का शक्ति है कि किसी को क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, शक्ति है। 73 में क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका की शक्ति है जिसको विस्तार कर सकते हैं, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो हम यहां से यहां तक देखें, क्या यहां तक उपराष्ट्रपति के बारे में है, ये राष्ट्रपति के बारे में है, ये राष्ट्रपति के बारे में, ये राष्ट्रपति के बारे में। तो हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद को हम 1 बाय 1 करके आप इसे समझकर ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को क्या काम करना है, कैसे देश चलाना है, इससे संबंधित सलाह देना होता है, जिसका क्या बनता है, मंत्री परिषद, जिसे राजा को सलाह देने के लिए मंत्री बनते थे। और लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसके प्रधान क्या होंगे, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष या बोले तो हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ये 74 में लिखा हुआ है। ये भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या में लिखा हुआ है, 74 में लिखा हुआ है। या 75 अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में, मंत्री परिषद कैसे होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे, इनको कौन बनाएगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाते हैं, प्रधानमंत्री अपने सलाह से मंत्री परिषद का गठन करते हैं। उसमें कौन मंत्री को कितना शक्ति है, क्या क्या रूल नियम है, इसके बारे में लिखा हुआ है 75 में। अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है भारत में एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। महान्यायवादी क्या है 76 में। 78 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मतलब कि प्रधानमंत्री देश में कोई भी कार्य हो रहा है, इसका जानकारी देना किनको, राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है। किनका, प्रधानमंत्री का, कि किसी भी कार्य को इन्हें बताना जरूरी है। कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी नियम पालन हो रहा है, कोई भी रूल लग रहा हो, क्या बतलाना जरूरी है प्रधानमंत्री को, किसको, राष्ट्रपति को। अब देखिए यहां तक हो गया मंत्री परिषद के बारे में। इसके बाद हो गया 79 संसद का गठन। संसद का गठन 79 में दिया हुआ है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, कैसे बढ़ाए जाएंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। 80 में राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस, उच्च सदन बोला जाता है। इसको बोला जाता है उच्च सदन, इसको बोला जाता है निम्न सदन। एमपी इसमें भी होते हैं, इसमें भी एमपी होते हैं। राज्यसभा में जो भी एमपी होते हैं उसे उच्च सदन बोलते हैं, एवं लोकसभा में जो भी एमपी होते हैं उसे निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा एक लाइन से है 79, 80, 81। ठीक है, आगे 89 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में 89 में लिखा हुआ है। और 93 में लिखा हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो हम इसमें पढ़े कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, एवं लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तो एमपी में से ही चुना जाता है, जो कि अभी ओम बिरला है। ठीक है, हर एक कार्यकाल में अलग अलग सदस्य को चुनाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 98 संसद के सचिवालय के बारे में लिखा हुआ है कि संसद को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सचिवालय होना चाहिए। फिर 100 में लिखा हुआ है कि यदि किसी भी मत पर, किसी भी विधेयक पर बहस हो रहा है
और वोटिंग निर्णायक आ गया, यदि दोनों तरफ पक्ष विपक्ष इक्वल आ गया, इधर भी 10 वोट इधर भी 10 वोट, तो अध्यक्ष का काम है क्या, निर्णायक वोट देना। निर्णायक अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है क्या, कि मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई बहस चल रहा है जिसमें 10-10 दोनों तरफ वोटिंग आया, तो यह निर्णायक देंगे, अध्यक्ष निर्णायक, जो कि ओम बिरला है, और निर्णायक वोट दे सकते हैं। इसके अलावा भी है 4-5 अनुच्छेद। 105 में है संसद का विशेषाधिकार, संसद का कुछ विशेष अधिकार है उसके बारे में। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ अधिवेशन कर सकते हैं दोनों। 110 अनुच्छेद में है धन विधेयक, 110 धन विधेयक, एवं 112 में बजट के बारे में लिखा हुआ है कि साल में क्या खर्च करेगी सरकार, इसके बारे में बताएगी। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आप राष्ट्रपति के अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, मंत्रिपरिषद जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, एवं संसद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, संसद से संबंधित अनुच्छेद एवं उसके लोक अध्यक्ष, सभापति, इसी से संबंधित हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए और हम आगे देखते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 123 से चलते हैं, 123 से चलते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इसका शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन किसमें है, 124 में। 126 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है 126 में। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखागार न्यायालय है, मतलब रिकॉर्ड रूम बोल सकते हैं, रिकॉर्ड रूम, ठीक है। 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जिसको कैज बोलते हैं, CAG की नियुक्ति किस में होगा, 148 में। फिर है 153 जो कि हम जानते हैं 152 से आगे की ओर क्या जाता है, राज्य के बारे में आ जाता है। उतना क्या था, संघ के बारे में हम भाग में पढ़े थे, संघ के बारे में 151 तक, 52 से लेके 151 तक क्या था, संघ के बारे में, जो कि हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। 153 से जो कि अब क्या चलेगा, राज्य, 152 से लेकर के आगे की ओर राज्य के बारे में चलते हैं, तो राज्य के बारे में हम देखते हैं। 153 में है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, सभी राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 153 में। 163 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, क्या होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इसका हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, जो कि इनके आधार पर क्या होता है, सभी मंत्रियों का नियुक्ति होता है। कौन करते हैं, राज्यपाल, इन मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। ये सब दिया हुआ है 163 में। 164 में क्या है, राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग होंगे। विधानमंडल का 3 गो अंग है, क्या है, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, 3 गो है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान मंडल, जो कि सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 213। तो देखिए 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश था और 213 में क्या है, राज्यपाल अध्यादेश। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, 213 में, और 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आगे देखते हैं 233 में सभी जिलाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए क्या है, 233। फिर है 168 167
में क्या है, राज्यपाल जानकारी देने के लिए सीएम जो मुख्यमंत्री है कर्तव्य है। मतलब कि राज्य में क्या चल रहा है, क्या विकास हो रहा है, इसका जानकारी राज्यपाल को देना होता है। कौन देंगे? मुख्यमंत्री, यह उनका कर्तव्य है। फिर है 214। तो देखिए हम 124 में क्या पढ़े थे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और 214 सेम से मिल रहा है। 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना दिया हुआ है, एवं 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया हुआ है। 214, 124, 214। 124 हो गया उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ हो गया क्या, हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 ठो कोर्ट है, तीनों है, ठीक है। फिर 243 क्या है, पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। 243 में है पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। इस तरह से हम राज्य के बारे में पढ़ लिए। 243 पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। इसके बाद आगे देखते हैं 266। 266 में है संचित निधि। क्या है, संचित निधि। और 267, 66, 67 एक साथ है, आकस्मिक निधि। संचित निधि ये भी फंड है दोनों, जो कि सरकार पैसा खर्च करती है संचित निधि से इमरजेंसी में, आकस्मिक निधि से, ठीक है। 280 क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन 280 में लिखा हुआ है। फिर यहां से देखते हैं 312, 312 और 315 अखिल भारतीय सेवा एवं लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवा 312 और लोक सेवा आयोग 315 में लिखा हुआ है। इसके बाद एक और है 326। जो भी हम वोटिंग देते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा हो या विधानसभा में वोट दिया जाता है, तो कौन वोट देगा, वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के व्यक्तियों को देने का अधिकार है। किसमें लिखा हुआ है, 326 अनुच्छेद में। 326 अनुच्छेद में कि वो 18 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति लोकसभा, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के में वोट दे सकता है। MP और MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में वोट देने के लिए 18 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक देखिए आरक्षण के बारे में, 330, 331, 332, 333। लोकसभा में 2 ठो और विधानसभा में 2 ठो। लोकसभा जो कि केंद्र सरकार हो गया, ये राज्य सरकार। तो लोकसभा केंद्र सरकार में ST SC के आरक्षण 330 में, एवं आंग्ल भारतीय जिसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है उनका आरक्षण 31 में। अब राज्य में विधानसभा में ST SC का आरक्षण 32 में, विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो कि जिस राज्य में होंगे उसी के लिए केवल लागू है, एंग्लो इंडियन 333 में। तो 30, 31, 32, 33 लगातार है, एक तरह का है। इसके बाद 338, 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, 338। अभी हम 343 जानते हैं क्या है, भाषा एवं लिपि। मैंने लिखा हुआ है कि भाषा हिंदी भाषा को चुना गया है, एवं लिपि देवनागरी लिपि के। फिर इसके बारे में अपात, तो राष्ट्रीय पात 352, राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगता है 356, और वित्तीय आयोग, वित्तीय आपात 360, 352 जो कि राष्ट्र पर किसी भी प्रकार के आपातकाल आने पर लगता है, एवं राष्ट्रपति शासन यदि कोई राज्य में सही से सरकार नहीं चल रहा है, गड़बड़ी है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है, एवं वित्तीय आयोग पैसा से गड़बड़ी से रिलेटेड है। फिर हो गया 368 संविधान में संशोधन। संविधान में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है, इससे संबंधित है। हम इसमें देखें कि पूरा क्या था, 1 से लेकर के
395 अनुच्छेद थे, जिसमें से महत्वपूर्ण हम 100 लगभग अनुच्छेद को याद करेंगे तो हमें पूरा अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।